सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ेंगे, जिसको कि BNSS भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 3 कानूनों को रिपील कर दिया जो कि ब्रिटिश टाइम से चले हुए थे, और 3 न्यू कानून इंट्रोड्यूस करे। एक जो कानून था जिसको रिपील किया गया वो था इंडियन एविडेंस एक्ट। 1872 को बना था। दूसरा था हमारा इंडियन पिनल कोड। 1860 को बना था। तीसरा था हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 1973, जिसको कि CRPC बोलते हैं आप लोग। तो ये 3 कानून थे हमारे देश में जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, ये इसकी हिस्ट्री काफ़ी लॉन्ग है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही शुरू हुआ था। और इन तीनों कानूनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिए तीनों कानून। और अब हमारे पास 3 न्यू कानून आए हुए हैं। 3 नए कानून आए हुए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ये आया हुआ है। इंडियन पिनल कोड के नाम पर भारतीय न्याय संहिता 2023 ये आया हुआ है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये आया हुआ है। अर्थात ये 3 कानून खत्म हो गए। अब इनको रिपील कर दिया गया है और ये 3 नए कानून आ गए हैं। और इन तीनों नए कानूनों को हम पढ़ेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम भारतीय न्याय संहिता तो हमने पढ़ना है अभी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बेसिकली ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का दूसरा रूप है। और इन तीनों कानूनों को जो इनके ऑब्जेक्टिव सेम है कि कानून क्यों आए, थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम सिलेबस के हिसाब से शुरू करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को। जो ये तीनों कानून बने थे, ये जो कानून बनने का ऑब्जेक्टिव जो थे, थोड़ा सा देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए क्यों ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना, क्या ऑब्जेक्टिव थे इसको बनाने के। तो पहला ऑब्जेक्टिव था टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ रिगार्डिंग द क्रिमिनल केसेस। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है नागरिक सुरक्षा संहिता का वो है टू प्रोवाइड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन क्रिमिनल लॉ इन क्रिमिनल केस। तो इसका पर्पज है क्रिमिनल केस में फॉलो किया जाने वाला प्रोसीजर प्रोवाइड करना, एक यूनिफॉर्म एक इंडियन प्रोसीजर प्रोवाइड करना फॉर क्रिमिनल केसेस। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको जनरल सी इंट्रो लिखने के लिए याद रहे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्रिमिनल केसेस में प्रोसीजर को कैसे फॉलो किया जाए उसके लिए रूल्स बनाना। दूसरा क्या है, टू मेक द लॉ ऑन द लाइन ऑफ करंट सिनेरियो। करंट जो सोसाइटी में सिनेरियो चला हुआ है अभी, जो करंट सिस्टम है सोसाइटी में, उसके हिसाब से कानून बनाना। आपको पता है आज का टाइम ईरा ऑफ
टेक्नोलॉजी है, ईरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स है, ईरा ऑफ काइंड ऑफ डिजिटल ईरा है आज का। तो आज का ईरा जो है उसके हिसाब से हमारा प्रोसीजरल लॉ होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा पुराना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसमें बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, नया कानून पास किया जो कि करंट सिनेरियो के हिसाब से फिट बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, पुराने कानून में जीरो एफआईआर नाम की कोई चीज़ नहीं थी स्टैच्यूट में। हाउएवर जजेस ने बहुत बार बोला कि जीरो एफआईआर होती है, लेकिन स्टैच्यूट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जीरो एफआईआर के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। पर नए कानून में जहाँ पे एफआईआर डिफाइन करी गई वहीं पे जीरो एफआईआर को भी डिफाइन कर दिया गया। डिफाइन करने का मतलब है उसके बारे में बता दिया गया। डिफाइन तो हाउएवर एफआईआर भी कहीं नहीं है, जीरो एफआईआर भी कहीं नहीं है, तो उसके बारे में बताया गया। अगर आप लैंग्वेज को पढ़ोगे तो पता चल जाता है कि जीरो एफआईआर का मतलब है यहाँ पे। तो इसलिए आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से लॉज को बनाना भी इसका पर्पस था। इसका पर्पस था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। इसके अलावा एक और पर्पस क्या है, टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, arises due to the old criminal code। जो हमारा ओल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उससे कुछ डिफिकल्टीज आई थी। उन डिफिकल्टीज से बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए भी हम लोगों ने क्या किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पास किया। तो ये जनरल सी इंट्रो थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। अब हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पोर्शन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये डेफिनेशन न्यू है, पुराने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये डेफिनेशन नहीं थी। अब न्यू BNSS में ये डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी गई है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है? एक्चुअली आगे जब आप इसको पढ़ते जाएंगे BNSS को, तो बहुत जगह पे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वर्ड यूज होगा, बहुत जगह पर। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A, जो A है वो क्या बोलता है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड। जो ऑडियो वीडियो मीन्स उसमें क्या क्या आएगा, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। मतलब जो ये टर्म्स नीचे लिखी हुई हैं वो तो इंक्लूड होंगी। इसके अलावा कुछ और भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में इंक्लूड होता हुआ दिखता है तो जजेस जुडिशरी उसको भी इंक्लूड कर लेगी। अर्थात ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या लिखा हुआ है, जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है इसमें क्या क्या आएगा, नंबर 1, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप कोई कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पर पर्सन बैठा है, इंडिया के बाहर अमेरिका में पर्सन बैठा है, आपस में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं किसी डिवाइस के थ्रू, तो वो जो डिवाइस है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होगी। वही लिखा हुआ है ना कि यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई डिवाइस का यूज करना फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, जहाँ पे फोटो भी दिख रही है और आवाज भी जा रही है। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप ये कर रहे हो, कोई चीज आइडेंटिफिकेशन होनी है, किसी चीज को, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है और उसमें आप उस प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहे हो। सपोज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड चली हुई है, एक पर्सन है, विटनेस है, वो एक्यूज्ड को पहचान रहा है और इस चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो भी आपका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग की जा रही है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो भी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है किसी चीज की, वस्तु की या किसी पर्सन की, तो वो भी इंक्लूड होगा इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में। तीसरा, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस। अगर एविडेंस को सर्च एंड सीज किया जाता है तो वो भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से हो सकता है। ऑडियो वीडियो माध्यम से भी आप एविडेंस को सर्च कर सकते हो और सीन्स आप इसको सीज भी कर सकते हो। फिर से पढ़ेंगे दोबारा से एक बार, फिर से आपको ज़्यादा समझ आएगा। चौथा, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर करना, क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकली कुछ कम्युनिकेट करना, कोई डाटा, कोई वीडियो, कोई
ऑडियो आप ट्रांसफर कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो भी आपका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। और पांचवा क्या है, फॉर अदर पर्पस एंड बाई सच अदर मीन्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट मे बाई रूल प्रोवाइड। अगर इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट किसी और रूल के जरिए या किसी और किसी पर्पस के लिए कुछ प्रोवाइड करती है रूल्स बना के, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में साफ साफ लिखा है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब है कि इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आप कम्युनिकेशन डिवाइस यूज कर रहे हो पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वो भी इसमें आ जाएगा। आप आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो भी इसमें आ जाएगा। आप एविडेंस को सर्च सीजर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हो, वो भी इसमें आ जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, डाटा ट्रांसफर कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान, वो भी इसमें आ जाएगा। और कोई भी मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगे, बाय रूल्स स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, वो सब इसमें आ जाएगा। अब हम अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 न्यू डेफिनेशंस भी हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड करी गई हैं। देखो, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने CRPC में जो कमियां थी उनको पूरा दूर कर दिया एक तरह से, ये नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पास करके। तो पहले ना तो बेल की डेफिनेशन थी CRPC में, ना बेल बॉन्ड की डेफिनेशन थी, ना बॉन्ड की डेफिनेशन थी। हाउएवर ये तीनों टर्म्स बेल एंड बॉन्ड के चैप्टर में बहुत जगह पे यूज करी गई थी, पर डिफाइन कहीं नहीं किया गया था। केवल डिफाइन क्या किया गया था, बेलेबल ऑफेंस क्या है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। लेकिन इन दिस न्यू संहिता नाउ डेफिनेशन ऑफ बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड, all these definitions are given. तो let's start with definition of bail। और बेल की बात की जाए तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब क्लोज बी क्या बोलता है, बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन को रिलीज कर देना है, रिलीज ऑफ अ पर्सन, उसे रिहा कर देना है, एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड, जो या तो एक्यूज्ड है अपराधी है या सस्पेक्टेड है उसके ऊपर शक है कि उसने अपराध किया है, या तो पता है कि उसने अपराध किया है या उसके ऊपर शक है कि वो अपराधी है। एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो एक ऑफेंस का वो एक्यूज्ड है, पता है कि एक्यूज्ड है, इसने ऑफेंस किया है, या एक व्यक्ति के ऊपर शंका है, शक है कि इसने ऑफेंस किया होगा। दोनों में फर्क है। ए कोर्ट में जाता है, सॉरी ए पुलिस थाने में जाता है और बोलता है जी बी ने सी का मर्डर कर दिया, पता है कि बी ने सी का मर्डर किया है, बी इज अ पर्सन हु हैज कमिटेड द मर्डर, बी इज एक्यूज्ड ऑफ दैट मर्डर, पता है। लेकिन ए जाता है थाने में और बोलता है जी किसी पर्सन ने सी का मर्डर कर दिया, किसने किया जी मैंने पहले देखा नहीं, पर वो बहुत लंबी उसकी हाइट थी और बाल भी काफ़ी बड़े थे और मुझे लगता है गाँव में नया था। पुलिस ने हिस्ट्री छांटी और पता चला कि कोई एक क्रिमिनल 2 दिन पहले रिहा हुआ है, उसकी वैसे आइडेंटिफिकेशन है, तो पुलिस को शक हो गया, सस्पेक्टेड ऑफ, पुलिस को शक हो गया कि पक्का इसने क्राइम किया होगा, इसने ऑफेंस किया होगा। तो बेल का मतलब होता है रिलीज करना उस पर्सन को जो एक्यूज्ड है ऑफेंस का, या उस पर्सन को जिसके ऊपर शक है कि इसने ऑफेंस किया है। कहाँ से रिलीज करना, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, कानून की कस्टडी से, लॉ की कस्टडी से उसको रिलीज करना। क्यों रिलीज करना, कैसे रिलीज करना, अपॉन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के साथ कि हम आपको रिलीज कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपने क्राइम नहीं किया हमने मान लिया, नो, केवल आपको रिलीज कर रहे हैं। जब भी कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा आप आओगे, फिर कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, जो भी कंडीशंस लगाई जाएंगी, आप इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, आप एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, आपको हर शनिवार को पुलिस थाने जाके अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर, जो कंडीशंस है वो या तो पुलिस ऑफिसर इम्पोज कर सकता है और बाई कोर्ट, या कोर्ट इम्पोज कर सकता है, ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन, और ये सच पर्सन जिसको अरेस्ट की, जिसको बेल दी जा रही है, वो क्या एग्जीक्यूट करता है, क्या साइन करता है, वो या तो बॉन्ड या तो बेल बॉन्ड। अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या है, बेल बॉन्ड यहाँ डिफाइन किया गया है और बॉन्ड आपका यहाँ डिफाइन किया गया है। दोबारा से पढ़ते हैं। बेल का मतलब है एक व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है या शंका है उसने क्राइम किया है, उसको रिलीज कर देना कस्टडी ऑफ लॉ से सर्टेन कंडीशंस के साथ,
जो कंडीशन या तो ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन इम्पोज करेगा बेल देते हुए, या फिर वो कोर्ट इम्पोज करेगा, और साथ में इसी से बात नहीं बनेगी, साथ में जो पर्सन रिलीज किया जा रहा है उसको क्या किया जाएगा, सच पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू गिव द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, उस पर्सन को बॉन्ड साइन करना पड़ेगा या बेल बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और डी ये बोलते हैं बेल बॉन्ड के बारे में। क्या बोलते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन डी, बेल बॉन्ड का मतलब है एन अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग दी जा रही है फॉर रिलीज विद श्योरिटी, श्योरिटी के साथ आप अंडरटेकिंग दे रहे हो। बेल बॉन्ड का मतलब है कि एक पर्सन जो एक्यूज्ड है वो अंडरटेकिंग दे रहा है कि मैं कोर्ट में जब बुलाया जाएगा आ जाऊंगा, किसी प्रकार का वायलेशन ऑफ लॉ नहीं करूंगा, एक अंडरटेकिंग दी जा रही है, लेकिन साथ में उसके ऊपर किसी श्योरिटी के भी साइन है, रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ सोसाइटी किसी श्योरिटी ने भी साइन किए कि मैं जो ये बोल रहा है मैं एग्री करता हूँ कि कोर्ट में आएगा, नहीं आएगा तो फिर मुझे पकड़ लेना, श्योरिटी भी साथ में साइन कर दी है। बेल बॉन्ड का मतलब है वन इज गिविंग द अंडरटेकिंग बट विद श्योरिटी, एंड ओनली बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब है पर्सनल बॉन्ड और पर्सनल अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। जब एक पर्सन केवल अपनी बात रख रहा है कि हाँ मैं कोर्ट में आ जाऊंगा जब बुलाया जाएगा, बट विदाउट श्योरिटी, श्योरिटी कोई नहीं है उसकी, दैट इज बॉन्ड। आई होप आपको ये पूरी तीनों डेफिनेशन समझ आई होंगी। बेल का मतलब होता है किसी पर्सन को रिहा कर देना जो कि एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है कि उसने ऑफेंस कमिट किया हुआ है, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सम कंडीशंस एंड अपॉन हिज एग्जीक्यूशन ऑफ बेल बॉन्ड और बॉन्ड। Bail bond means that he is giving the undertaking with surety, and bond means he is giving the personal undertaking without surety. आई होप आपको ये तीन डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, बेलेबल ऑफेंस क्या है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी दी हुई थी और अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी दी हुई है। डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सेक्शन 2(1)(c) ये सेक्शन चेंज किया गया है, पहले सेक्शन अलग था। 2(1)(c) में बेलेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और नॉन बेलेबल को भी। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस संहिता, पहले यहाँ पे अंडर CRPC था, or which is made billable by any other law for time being in force, ये वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही लिखा हुआ है। and non billable means any other offense, क्या लिखा हुआ है, बिलेबल ऑफेंस का मतलब उस ऑफेंस से है जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शेड्यूल में बेलेबल बताया हुआ है, और नॉन बिलेबल दूसरा बेलेबल ऑफेंस का मतलब है जिसको किसी एक्ट में, जो एक्ट बना हुआ कोई लॉ बना हुआ है उसमें बेलेबल बताया हुआ है, और इसके अलावा बाकी जो ऑफेंस होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे। समझने की कोशिश करना, हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके लास्ट में बिल्कुल जाएंगे जब हम बेल एक्ट में, तो वहाँ पे शेड्यूल दी हुई है। उस शेड्यूल में इंडियन पिनल कोड जो आपका पहले था, अब तो भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय न्याय संहिता के हर सेक्शन को लिखा हुआ है। हर सेक्शन मतलब जहाँ पे ऑफेंसेस डिफाइन है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, हर्ट, वहाँ लिखा हुआ है, हर ऑफेंसेस को लिखा हुआ है, और साथ में बताया है कि वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि बेलेबल का मतलब वो ऑफेंस से है जो ऑफेंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शेड्यूल में बेलेबल शो किया गया है या किसी लॉ के जरिए उसको बेलेबल बनाया गया है या किसी कानून के जरिए उसे बेलेबल बनाया गया है। मान लो कि कानून पास हुआ, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पास हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST फ्रॉम एट्रोसिटीज एक्ट पास हुआ, या कोई चिल्ड्रन के लिए एक्ट पास हो गया, या कोई वुमेन के लिए एक्ट पास हो गया, उसमें किसी ऑफेंस को बेलेबल बताया है, तो वो ऑफेंस भी बेलेबल होगा। और नॉन बेलेबल का मतलब क्या है, एनी अदर ऑफेंस, जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, बेलेबल ऑफेंस में जो आप बेल क्लेम करते हो वो एज ए मैटर ऑफ राइट आप बेल क्लेम कर सकती हो। यू कैन क्लेम द बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, यू हैव राइट, दैट्स व्हाई यू आर क्लेमिंग द बेल।
ये आपका राइट बन जाता है, मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ राइट यू कैन क्लेम द बेल। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो आपको बेल मिलेगी, इट्स योर राइट। इफ समबडी, इफ कोर्ट, if police officer doesn't give the bail, you can file the writ petition under article 32 of the constitution to a supreme court। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकते हो। जब ऑफेंस बेलेबल होगा आपको बेल मिलेगी, आपका राइट है। बट अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है देन यू कांट क्लेम बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, इट्स ओनली द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट द बेल और टू रिफ्यूज द बेल। ये कोर्ट की पावर है, कोर्ट सर्कमस्टांसेस देख के बेल दे भी सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। यू कांट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट, बट इन बेलेबल ऑफेंस यू कैन क्लेम अ बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। सेकंड, बेलेबल ऑफेंस जनरली लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, क्योंकि बेल इसमें मिल जाती है ना, बेल आसानी से मिल जाती है, तो ये लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होते हैं, दे आर मोर सीरियस ऑफेंसेस बिकॉज बेल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट एंड इट्स ओनली कोर्ट ओन्स डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट बेल और रिफ्यूज टू ग्रांट बेल। बेल कैन बी ग्रांटेड बाई पुलिस और कोर्ट, कोर्ट भी बेल दे सकता है और पुलिस वाले भी बेल दे सकते हैं, पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है और कोर्ट भी बेल दे सकता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस ओनली कोर्ट कैन ग्रांट द बेल एंड इट्स ओनली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट द बेल। तो हमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं न्यू डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, अब मैं चार्ज की डेफिनेशन करूंगा। चार्ज सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन F में डिफाइन किया गया है। क्या लिखा है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। क्या मतलब हुआ? चार्ज इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड, कोई भी हेड, इफ चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड्स। होता क्या है, चार्ज का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो चार्ज के चैप्टर में क्या है कि वहां पे कंटेंट ऑफ चार्ज बताए हुए हैं कि चार्ज में क्या क्या लिखे जाते हैं। चार्ज का जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2(1)(f) में, डेफिनेशन क्लियर नहीं है। इसमें बोला गया है चार्ज का मतलब कोई एक चार्ज, अगर किसी चार्ज शीट में बहुत सारे, किसी चार्ज में बहुत सारे चार्ज लगाए गए हैं, चार्ज का मतलब है कोई एक चार्ज, अगर ज़्यादा चार्ज लगाए गए हैं। जनरल सी डेफिनेशन है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन इट कंटेन्स द मोर देन वन हेड। अगर एक चार्ज है, चार्ज फ्रेम करती है कोर्ट जब, तो एक चार्ज में मान लो 5 चार्ज लगाए गए हैं, 5 रेप का लगा दिया, मर्डर का लगा दिया, उसके बाद चोरी का लगा दिया, 3 लगा दिए, सपोज 3 चार्ज लगा दिए। तो चार्ज मीन्स एनी हेड ऑफ चार्ज, अपने आप में ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी, पहला रेप का, दूसरा मर्डर, तीसरा चोरी, तो ये भी चार्ज है अपने आप में, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। चार्ज मीन्स एनी हेड ऑफ चार्ज इफ इट कंटेन्स द मोर देन वन हेड। यहाँ पे ज़्यादा हेड्स कंटेन है, ज़्यादा चार्ज कंटेन है, तो अपने आप में हर एक हेड चार्ज है। ये तो सेक्शन 2(1)(f) की डेफिनेशन बोलता है जनरल, मतलब एक एक्चुअल सही डेफिनेशन नहीं देता है चार्ज की। बट चार्ज का मतलब होता क्या है? चार्ज का मतलब होता है कि टू गिव नोटिस टू द अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन को, आरोपी को नोटिस देना। किसका नोटिस देना? टू गिव नोटिस ऑफ व्हाट? ऑफ ऑफेंस विच यू हैव बीन कमिटेड, जो ऑफेंस आपने कमिट किया उसका नोटिस देना। चार्ज का मतलब है कि आरोपी को पता चल सके। चार्ज मीन्स टू मेक एक्यूजेशन, टू मेक एक्यूजेशन ऑन द अक्यूज्ड पर्सन सो दैट अक्यूज्ड पर्सन कैन प्रिपेयर हिज डिफेंस। तो चार्ज का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्यों चार्जशीट बनाई जाती है, क्यों ये चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, ताकि जो आरोपी है, जो अक्यूज्ड है, उसको पता चल सके कि उसके ऊपर कौन सा केस चल रहा है, चोरी का, मर्डर का, डकैती का, तीनों का कौन सा केस चल रहा है, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। तो चार्ज बेसिकली मीन्स, मैं आपको बता देता हूँ 2-3 लाइनें जो आपने पेपर में लिख के आनी है। चार्ज, द टर्म चार्ज इज नॉट डिफाइंड under CRPC exactly, precisely. This is a general definition that charge contains, if charge contains more than one head, it then any one head is a charge. It is general definition. But charge means it may be defined as precise formulation of accusation or allegation against person who is alleged to have been committed an offense. किसी पर्सन जिसके ऊपर आरोप है कि उसने ऑफेंस किया है, क्या ऑफेंस किया उसका नोटिस उसको देना, वो चार्ज है। चार्ज मीन्स टू गिव नोटिस टू अ पर्सन हु इज अलीज्ड टू हैव कमिटेड अ क्राइम। बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी हुई यहाँ पे। अब अगली डेफिनेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो ये जितनी भी डेफिनेशन है ना,
आगे सीआरपीसी जब पढ़ते जाएंगे ना, ये सारी वर्ड्स आगे यूज होंगे, तो आपको जब डेफिनेशंस पता होंगी तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो मेक श्योर आपको डेफिनेशन समझ आ रही हैं। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 21G में डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को 21O में डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब सिंगल ऑफेंस, और कॉग्निजेबल केस मीन्स एक से ज्यादा ऑफेंस जब करे पर्सन तो वो केस बन जाता है एक तरह से ना। कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर है में कर सकता है क्या, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द संहिता और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या ये बात लिखी हुई है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब एक ऐसे ऑफेंस से है, एंड कॉग्निजेबल केस का मतलब ऐसे केस से है जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ऐसे ऑफेंस से है इन विच ए पर्सन कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके एक ऐसा ऑफेंस बन रहा है ना जो बड़ा सीरियस है। ऑफेंस जो कैसा है, बड़ा ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि एक ऐसा ऑफेंस बन रहा है जिसमें पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के पास जाके ऑर्डर लेने की जरूरत भी नहीं है। मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के वो पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई या एफआईआर आई या पता चला कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। और अगर आप इस संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लास्ट में जाके शेड्यूल में देखोगे ना, तो एक तरफ आईपीसी के ऑफेंसेस दिए हुए हैं, सॉरी आईपीसी बोल रहा हूँ, अब भारतीय न्यायिक संहिता बन गया है, उसके ऑफेंसेस दिए गए हैं, और दूसरी तरफ वो क्या है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, वो ही बताया हुआ है, तभी लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल। मैं फर्स्ट शेड्यूल में लिखा होगा ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो वहां पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और ये बात शेड्यूल की लास्ट में जो संहिता की लास्ट में जो शेड्यूल दी है वहां भी लिखी हुई है। और साथ में जो ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता में नहीं है वो अदर लॉज में होंगे, तो वहां पे भी दिया होता है हर ऑफेंस के बाद कि ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। उसी प्रकार से 21O बोलता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर मे नॉट या शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें पुलिस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता, एंड दैट इज आल्सो शोन अंडर शेड्यूल ऑफ संहिता, आल्सो अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये दो की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेन। अगर मैं बात करूं कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या फर्क है, तो पहला डिफरेंस तो इसके स्टैट्यूट प्रोविजन को लेकर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 21G में डिफाइन है, और नॉन कॉग्निजेबल 21O में डिफाइन किया गया है। दूसरा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो ऑफेंस है जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शेड्यूल में कॉग्निजेबल शो किया गया है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है which is shown as non-cognizable under the schedule of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसमें पुलिस कर सकती है अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के पुलिस कैन अरेस्ट। Under this cognizable offense, police can arrest a person without a warrant of magistrate. But in case of non-cognizable offense, police can't arrest without arrest warrant. Police has to take permission from magistrate, has to take order from magistrate before arrest. Only then police can arrest. Police cannot directly arrest without warrant of magistrate in case of non-cognizable offense. But in case of cognizable offense, police can arrest without warrant. In cognizable offenses, if report is given to police officer that offense has committed, and it is cognizable offense, then that report is known as the first information report. अगर मान लो cognizable offense की information दी जाती है पुलिस ऑफिसर को, थाने में जाके कोई पर्सन बोलता है कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हो गया, वो ऑफेंस cognizable है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो FIR बन जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसको बोल देते हैं। इफ
information is regarding the commission of cognizable offense, it is known as the first information report. But on the other hand, if information is regarding the non-cognizable offense, it is known as the non-cognizable report. NCR, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट. अगर किसने बोला थाने में जाके कि कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस बताया वो कोग्निजेबल है, दैट इज FIR. अगर किसने बोला ऑफेंस हुआ है वो अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, दैट इज नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट. एक और बात, एग्जांपल देख लेते हैं. कोग्निजेबल ऑफेंस की एग्जांपल आप मर्डर, रेप, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये सारे इसमें आ जाएंगे, सीरियस ऑफेंसेस. और नॉन कोग्निजेबल में आपका हर्ट हो गया, आपका अफरे हो गया, आपका जो है वो एक तरह से राइटिंग हो गया, ये सारे इसमें आ जाएंगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट. तो स्टूडेंट्स अब हम बड़ी ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन करने लगे हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट. सेक्शन 21B में इसको डिफाइन किया गया है. 21H पहले ये 21D में थी CRPC में, अब BNSS में सेक्शन 21H में डिफाइन किया गया है. डेफिनेशन पूरी सेम है, एक्सप्लेनेशन पूरी सेम है, कुछ चेंज नहीं है. क्या लिखा हुआ है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन. कंप्लेंट का मतलब किसी एलिगेशन से है, आरोप से है. मेड ओरली और इन राइटिंग, जो आप मौखिक बोलकर और आरोप लगाते हो, यानी राइटिंग में आरोप लगाते हो. टू अ मजिस्ट्रेट को आप ये आरोप लगाते हो, आप पुलिस ऑफिसर को नहीं लगाते. विद द व्यू ऑफ इज टेकिंग एक्शन, इस इरादे से कि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर एक्शन भी ले. अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंतर्गत वो एक्शन ले. दैट क्या बोलते हो आप आरोप लगाते हुए कि सम पर्सन, किसी व्यक्ति ने, वेदर नोन और अननोन, चाहे वो आपके जानने वाला है या आपके जानने वाला नहीं है, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, उसने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है. बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें नहीं आएगा पुलिस रिपोर्ट ये नहीं आएगी. क्या लिखा हुआ है? कंप्लेंट का मतलब आरोप से है, एलिगेशन से है, जो एक मजिस्ट्रेट को लगाए जाते हैं एक व्यक्ति के जरिए कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो आपके जानने वाला है चाहे वो जानने वाला नहीं है, उसने ऑफेंस कमिट कर दिया है. और ये जो है वो क्यों लगाए जाते हैं आरोप? ताकि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर एक्शन ले एज पर दिस संहिता. अब यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण समझने वाली हैं. पहली बात, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाती है, पुलिस ऑफिसर को नहीं की जाती. दूसरी बात, जब कंप्लेंट करी जाती है तो आप बोलते हो किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, चाहे वो पर्सन जानने वाला हो आपका जो कंप्लेंट कर रहा है उसका या नहीं हो. मैं जाता हूँ मजिस्ट्रेट के सामने, मैं बोलता हूँ सर वहाँ पे ऑफेंस कमिट हो गया, किसने किया जी? मुझे नहीं पता. तो ये भी कंप्लेंट होगी. अर्थात कंप्लेंट में आप किसी पर्सन का नाम बताओ जिसने ऑफेंस किया, ऐसा जरूरी नहीं है. आप ये बताओगे कि ऑफेंस हुआ है, चाहे वो जानने वाला बंदा आपके, चाहे वो जानने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट सम पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ऑफेंस वर्ड यूज किया गया है. यहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बोला है, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बोला है. ऑफेंस में कॉग्निजेबल भी आ जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल भी आ जाएगा, बिलेबल भी आ जाएगा, नॉन बिलेबल भी आ जाएगा. अर्थात जब आप कंप्लेंट करने जाओगे तो कंप्लेंट में ऑफेंस का नेचर कैसा है वो नहीं देखा जाएगा. कंप्लेंट में आप मजिस्ट्रेट को बोलोगे कि ऑफेंस कमिट हुआ है, बस बात खत्म. FIR में तो ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए था ना, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है. बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, लेकिन कंप्लेंट कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं होती. अब देखो ध्यान से, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है कि पुलिस वाले जो किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन की. बयान जो रिकॉर्ड करते हैं, जो भी उनको पास सबूत आते हैं, वो सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं. और लास्ट में सेक्शन 193 BNSS, ये पहले 173 था CRPC, अब BNSS का 193 हो गया. इसमें जाके क्या करते हैं? रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं. अर्थात पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है अपने केस की, उसमें पूरा रिपोर्ट तैयार करती है कि क्या क्या मैंने बयान लिए और मेरे अनुसार इसने कौन सा ऑफेंस किया एक्यूज ने, वो एक रिपोर्ट पेश करती है, उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं. अब पुलिस रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट को जाती है, तो जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो कंप्लेंट नहीं होती, दैट इज नॉट कंप्लेंट. बट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट, मतलब अगर पुलिस वाले रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं तो वो कंप्लेंट नहीं होगी. लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो बताया हुआ है यहाँ पे, इसमें एक एक्सेप्शन है जिसमें पुलिस रिपोर्ट आपकी कंप्लेंट बन जाती है. क्या लिखा हुआ है? अ पुलिस रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ non-cognizable offense shall be deemed to be complaint and the police officer
बाई whom such police report is made shall be deemed to be complainant। क्या लिखा हुआ है? पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाते हैं। पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? पुलिस रिपोर्ट तैयार करी, प्रॉपर एक रिपोर्ट बना दी, और वो रिपोर्ट जो बनाई पुलिस ऑफिसर ने, वो बाद में पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट बना दी है। आपको पता है पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, आपको पता है पुलिस वाले एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा करने की पावर उनके पास नहीं है। पर मान लो पुलिस वालों ने गलती से क्या कर दिया? एक रिपोर्ट तैयार कर दी, किस ऑफेंस की रिपोर्ट तैयार कर दी? नॉन कॉग्निजेबल की, जिसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो एलिजिबल नहीं थे, वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। पर पुलिस वालों ने क्या किया? गलती से नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन कर दी, रिपोर्ट तैयार कर दी। अब जो पुलिस वालों ने 3-4 महीने की इन्वेस्टिगेशन करी होगी, उसको व्यर्थ कर दें, उनका टाइम जो लगा वो बिल्कुल इग्नोर कर दें? नो, नेवर। तो अगर ऐसा कभी केस सामने आता है तो पुलिस ऑफिसर फिर कंप्लेनेंट मान लिया जाता है, और जो रिपोर्ट दी गई है पुलिस रिपोर्ट, वो कंप्लेंट मान ली जाती है। तो पूरा इकट्ठा पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? कंप्लेंट का मतलब है एलिगेशन जो लगाए जाते हैं किसी पर्सन के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने जाकर मौखिक रूप में या लिख कर, कि किसी पर्सन ने, चाहे वो कंप्लेनेंट का जानने वाला है, नहीं जानने वाला है, उसने ऑफेंस कमिट कर दिया, चाहे वो बिलेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर एक रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है किसी ऑफेंस की, जो ऑफेंस बेसिकली आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसकी जो रिपोर्ट पेश करेगी वो रिपोर्ट आपकी क्या बन जाएगी? कंप्लेंट बन जाएगी, और जो पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लेंट बन जाएगा। इसेंशियल्स क्या है कंप्लेंट के? व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ कंप्लेंट? सबसे पहले, कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को करी जाती है, ना कि पुलिस ऑफिसर को। दूसरा, कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। तीसरा, कंप्लेंट आप किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग करते हो, चाहे वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। अब एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फर्क है? अभी बताया मैंने आपको। एफआईआर तो पुलिस ऑफिसर को करी जाती है, एफआईआर इज मेड टू पुलिस ऑफिसर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट को करी जाती है, ये पुलिस ऑफिसर को, ये मजिस्ट्रेट को। एफआईआर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है बेसिकली। कंप्लेंट आपकी ऑफेंस वर्ड यूज किया हुआ है, ये चाहे कॉग्निजेबल हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, बिलेबल, नॉन, किसी भी ऑफेंस में मजिस्ट्रेट को आप कंप्लेंट कर सकते हो। एफआईआर के बारे में सेक्शन 173 में आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लेंट के बारे में आपको सेक्शन 21D में 21H है ना, 21H में इसको डिफाइन किया गया है। आई होप आपको कंप्लेंट भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, इन तीनों टर्म्स को कैसे डिफाइन किया गया है और इनका क्या मतलब होता है। ये टर्म्स तीनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं और यूज़ होंगी आगे आने वाले सीआरपीसी के लेक्चर्स में। देखिए, मैं सीआरपीसी बोल रहा हूँ, मतलब बीएनएसएस के लेक्चर में। देखिए, जो पुराना सीआरपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें इंक्वायरी डिफाइन किया हुआ था, उसमें इन्वेस्टिगेशन डिफाइन किया हुआ था, लेकिन उसमें ट्रायल डिफाइन नहीं किया था। जो न्यू सीआरपीसी है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी 2023 में आया है, उसमें भी ये दो तो डिफाइन कर दिए गए, पर जो अपना ट्रायल है वो अभी भी डिफाइन नहीं किया गया है। इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, जब ये क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब ये क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है तो 3 स्टेजेस होती हैं क्रिमिनल केस की। पहले होती है इन्वेस्टिगेशन, जब भी कोई क्राइम होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन चलती है, फिर मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी चलाते हैं, फिर ट्रायल चल पड़ता है। पहले इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, सबूत इकट्ठे करती है, फिर मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं पुलिस ने क्या काम किया है, केस आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। और ट्रायल में या तो बंदा कन्विक्ट होगा, जो एक्यूज्ड है, या तो उसे सजा हो जाएगी, या वो एक्यूट हो जाएगा, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं क्रिमिनल केस में। अगर मैं इंक्वायरी की बात करूं, इंक्वायरी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन K में डिफाइन किया हुआ है। 21K क्या बोलता है? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। इंक्वायरी का मतलब है हर इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, ट्रायल को छोड़ के हर इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर दिस संहिता, इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कंडक्ट होती है बाय ए मजिस्ट्रेट। 2 बातें क्लियर हो रही है यहाँ से। पहली बात, इंक्वायरी कौन करता है जी? मजिस्ट्रेट करते हैं। दूसरी बात,
इंक्वायरी का मतलब हर इंक्वायरी से है ट्रायल को छोड़ के, मतलब बोलने का इंक्वायरी से लेके ट्रायल तक आगे जाओ लगातार, तो ये सारा कुछ मजिस्ट्रेट ही करता है। ट्रायल भी मजिस्ट्रेट चलाता है, इंक्वायरी भी मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन इंक्वायरी का मतलब है ट्रायल को छोड़ दो, बाकी जो बचा जो मजिस्ट्रेट करता है वो इंक्वायरी हो जाती है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। ट्रायल के अलावा जो बाकी काम मजिस्ट्रेट करेगा वो इंक्वायरी बन जाएगी आपकी। तो इंक्वायरी को बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और अगर बात की जाती है इन्वेस्टिगेशन की, तो ध्यान से देखना इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है हर प्रकार की प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता, इस संहिता में हर प्रोसीडिंग, अंडर दिस संहिता मतलब अंडर दिस बीएनएसएस, हर प्रोसीडिंग जो पुलिस ऑफिसर करता है, क्यों करता है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। या तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है या बाई पर्सन, कौन सा पर्सन, अदर देन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के अलावा, हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जिसको ऑथराइज किया गया है बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मतलब बोलने का कि द इन्वेस्टिगेशन इज डन इधर बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय द पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, बट दैट मस्ट नॉट बी मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। तो इन्वेस्टिगेशन का ये पैरा पढ़ के पता चल गया कि इन्वेस्टिगेशन पहली बात एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए करी जाती है। दूसरी बात जनरली पुलिस ऑफिसर ही करता है, मजिस्ट्रेट नहीं करता, कोई और व्यक्ति भी कर सकता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। अब नीचे जो एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है ये न्यू ऐड है, पहले ये नहीं थी, ये बातें नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड करी गई है, सीआरपीसी में एडेड नहीं थी। क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद दिस संहिता द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। इस बीएनएसएस में मान लो बताया गया है किसके बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और कोई दूसरा स्पेशल एक्ट है उसमें भी बताया गया है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और जो स्पेशल एक्ट में बताई गई बात है वो बीएनएसएस से अलग है, ऑपोजिट है, इनकंसिस्टेंट है, तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल कर जाएगा, बीएनएसएस प्रिवेल नहीं करेगा। ये न्यू एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है। मान लो इन्वेस्टिगेशन को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसमें कोई बात बताई गई है, वो सीआरपीसी की, वो बीएनएसएस के विरोध में जा रही है, तो वो बात प्रिवेल करेगी, बीएनएसएस प्रिवेल नहीं करेगा। यहाँ पे साफ साफ ये बात लिख दी गई है। आई होप आपको इंक्वायरी का पता चल गया और इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 21L का पता चल गया। इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं, डिफरेंस क्या दोनों में। तो इंक्वायरी बेसिकली मजिस्ट्रेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करते हैं। इंक्वायरी का पर्पस जो होता है, इट्स पर्पस बेसिकली इज टू फाइंड आउट वेदर केस शुड वेदर द कोर्ट शुड मूव विद द केस और नॉट। इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट यही देखते हैं कि एविडेंस है प्रॉपर, नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन में क्यों करी जाती है, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। इंक्वायरी जो है बेसिकली ये सेकंड स्टेज है, ये केस में सेकंड स्टेज होती है, और इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए ये फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी केस में, है ना। ये दो तीन डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। कुछ एक डिफरेंस और देख लूँ अगर मैं मिलता है तो। हो गया है, एक ये बता दो, ये सेक्शन 21K में डिफाइन है, ये 21L में डिफाइन है। अब हम बात करेंगे ट्रायल की। ट्रायल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायल बेसिकली। नाउ अगर ट्रायल की बात की जाए तो ट्रायल इज नॉट डिफाइंड अंडर was not defined under CRPC and is not defined under BNSS। दोनों ही लॉज में ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रायल इज बेसिकली द थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन होती है, सेकंड इंक्वायरी होती है, फिर जो थर्ड स्टेज आपकी क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में वो ट्रायल होती है। एंड ट्रायल इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। ट्रायल कौन कंडक्ट करता है, मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। एंड जो ट्रायल है इट इज कंक्लूडेड। ट्रायल कैसे कंक्लूड किया जाता है, कंक्लूडेड ईदर बाय कन्विक्शन और बाय एक्यूटल। ट्रायल में लास्ट में क्या होता है, या तो पर्सन कन्विक्ट हो जाता है या तो पर्सन एक्यूट हो जाता है। तो ट्रायल इज बेसिकली
proceeding other than inquiry conducted by magistrate and trial results either conviction of accused or acquittal of accused, या तो इज्जत बाई इज्जत बरी हो जाता है accused, या फिर वो क्या होता है उसे बेसिकली सजा मिल जाती है या वो बरी हो जाता है, फिर ट्रायल भी हो गया। तो अब इनमें डिफरेंस देखिए ध्यान से, इंक्वायरी सेकंड स्टेज, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज, ट्रायल थर्ड स्टेज, इंक्वायरी डन बाय मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेशन डन बाय पुलिस ऑफिसर, ट्रायल डन बाय मजिस्ट्रेट, inquiry is conducted for the purpose to know whether case is made out, whether we should proceed further, क्या मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ना चाहिए आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, फाइल जो मजिस्ट्रेट के पास आती है आगे बढ़ने लायक है नहीं है, वो उसके लिए इंक्वायरी होती है। इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए करी जाती है, और ट्रायल इज बेसिकली डन फॉर द पर्पस टू नो whether the person who is accused is to be convicted or is to be acquitted. What is the conclusion of trial for that? What is the conclusion of case for that trial is conducted? आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे अब हमारी डेफिनेशंस 2-3 बचती हैं, वो देख लेंगे एक बार। स्टूडेंट्स अब हम एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन पढ़ेंगे, समन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है। बाद में जब हम पढ़ेंगे समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, तो उस टाइम पे ये पता होगा आपको, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और एक्स में डिफाइन किया गया समन केस, और 2(1)(z) में डिफाइन किया गया वारंट केस। 2(1)(x) क्या बोलता है कि समन केस का मतलब है ऐसा केस जो ऐसे ऑफेंस से रिलेट करता है जो कि वारंट केस नहीं है। मतलब समन केस का मतलब है केस विच इज नॉट वारंट केस। यहाँ पे कोई ज़्यादा हमें समझदारी वाली डेफिनेशन नहीं दी हुई है, यहाँ पे सिंपल सी बात बोल दी है, समन केस वो केस है जो वारंट केस नहीं है। तो मतलब वारंट केस पढ़ना जरूरी हो जाएगा, वारंट केस पढ़ेंगे तभी समन केस की डेफिनेशन लगेगी पता। 2(1)(z) में वारंट केस को डिफाइन किया गया है। क्या बोला है, वारंट केस का मतलब है केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, एक ऑफेंस किया है पर्सन ने, उसका केस कोर्ट में चला हुआ है। ऑफेंस कैसा है, जो पनिशेबल है विद डेथ, जिस ऑफेंस में मृत्यु सजा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years है। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको फिर से कि वारंट केस एक ऐसा केस है जिसमें बंदे को या तो डेथ की सजा है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो वो फिर आपका वारंट केस बन जाता है। सपोज एक पर्सन ने क्राइम किया, उस क्राइम का केस कोर्ट में चल पड़ा, जो क्राइम किया उसमें या डेथ पेनल्टी थी, या उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, या इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years थी। तो अगर ऐसे ऑफेंस किया हुआ का केस चला तो वो केस बनेगा वारंट केस। लेकिन अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया, उस ऑफेंस में 2 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट है, सपोज 1 मंथ की, 2 मंथ की, 3 मंथ की, 10 मंथ की, 15 मंथ की, 18 मंथ की, सपोज 20 मंथ की, 1.5 साल की, 1 साल और 11 मंथ की, 2 साल से कम की सजा का प्रावधान है किसी ऑफेंस में, उसका केस चला है कोर्ट में, दैट इज समन केस। समन केस इट मींस केस रिगार्डिंग ऑफेंस where the punishment for offense is less than 2 years imprisonment only, and warrant case means a case relating to an offense in which the punishment available under the law is either death or life imprisonment or imprisonment for a term exceeding 2 years. आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया। इसको लेकर BNSS में चेंजेस भी काफी आए हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब जो अगला क्वेश्चन हम करने लगे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर और जुरिसडिक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर 20 या 30 नंबर में आता है। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में क्रिमिनल कोर्ट्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। आपने देखा होगा जब आप कोर्ट में जाते हो, कहीं पे लिखा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कहीं लिखा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, कहीं लिखा होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कितने प्रकार के कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, क्रिमिनल कोर्ट्स कितने प्रकार के हैं और उनकी पावर्स क्या क्या हैं, वो कितनी सजा दे सकते हैं। अगर CGM है वो किसी को कितनी सजा दे सकता है,
क्या एक सेशन जज जो है वो किसी को फांसी की सजा दे सकता है? क्या एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 लाख रुपए का फाइन भी किसी को डाल सकता है? तो ये क्वेश्चन हम बनते हैं बहुत सारे, और यहीं से क्वेश्चन आता है। बेसिकली 2 चैप्टर्स में चीज़ें कवर होंगी, एक चैप्टर 2, एक चैप्टर 3। चैप्टर 2 की बात करूं तो चैप्टर 2 में आपको सीखने को मिलेगा कि इंडिया में क्रिमिनल कोर्ट्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। और चैप्टर 3 की बात करूं तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि क्या पावर्स ऑन क्रिमिनल कोर्ट्स